जय हिंद आप सभी को। तो आज के इस क्लास में करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें सर के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है 11 तारीख का, मतलब सोमवार का जो होमवर्क मिला है, जिसका टेस्ट होगा। पेज नंबर कितना है तो 56 से जो है ना 60 तक है। क्या है, 56 से 60 तक पेज नंबर है। इसी को जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। आपका सारा जो है ना करंट अफेयर्स का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से जो है ना आपका समझ में आएगा। ठीक है, क्लास देखने के बाद देखिए, न्यू चैप्टर है आर्थिक क्या है परिदृश्य है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, आर्थिक परिदृश्य है। और इसमें जो है ना यहाँ से क्या है तो सारा जो है ना टॉपिक दिया हुआ है। तो टॉपिक जो है जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे आपको सारा जो है ना टॉपिक मिलते जाएगा। इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, तो पहला टॉपिक क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्लास को देखिए। पहला टॉपिक क्या कर रहा है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका शीर्षक क्या है तो भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी। जिसमें कहा गया है कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब डीपीआई भारत को 2030 तक जो है ना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर क्या करेगा, अग्रसर करेगा। तो याद रखिएगा ना कि टॉपिक का नाम क्या है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के बारे में कह रहा है कि हाल ही में कौन सा कंपनी है तो नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल ने संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसका शीर्षक जो है ना क्या है तो भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत के डिजिटल समावेशन में तेजी। जिसमें कहा गया है कि भारत एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मतलब डीपीआई भारत को 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर क्या करेगी तो अग्रसर करेगी। आगे देखिए, कह रहा है कि डीपीआई के बारे में दिया हुआ है। डीपीआई के बारे में क्या है, देखिए कह रहा है कि डीपीआई डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफॉर्म को संदर्भित करता है, जो देशों को अपनाने जो है ना देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और नागरिक को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करने में जो है ना करके जीवन में सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र। डीपीआई लोगों, धन और सूचना के प्रवाह की मध्यस्थता करते हैं और ये 3 सेट एक प्रभावी डीपीआई पारिस्थितिकी तंत्र क्या करता है, विकसित करने की नींव बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें पॉइंट दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि पहला, डिजिटल आईडी प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह। नेक्स्ट है दूसरा क्या है तो वास्तविक समय तीव्र भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह। और नेक्स्ट है तीसरा क्या है तो सहमति आधार डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह, ताकि डीपीआई के लोगों को वास्तविक बनाया जा सके और नागरिकों को डेटा नियंत्रित करने की वास्तविकता क्षमता प्रदान की जा सके। ठीक है, आगे देखिए दिया सेटेलाइट स्पेक्ट्रम। सेटेलाइट स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा हाल ही में भारत सरकार ने उद्योग जगत के दिग्गजों की प्रतिक्रिया और स्पेक्ट्रम संबंधी प्रबंधन पर नए सिरे से जो है ना छिड़ी बहस के बीच सेटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासनिक रूप से जो है ना करने की क्या की घोषणा की। आगे देखिए, कह रहा है कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है ना ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सेटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है ना क्या है तो कह रहा है कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम से तात्पर्य उपग्रहों के माध्यम से संचार के लिए प्रयुक्त विशिष्ट अनुवृत्ति क्या है, आवृत्ति जो है ना बैंड है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम से तात्पर्य उपग्रहों मतलब सेटेलाइट के माध्यम से संचार के लिए प्रयुक्त विशिष्ट क्या है, आवृत्ति बैंड है। और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी भू स्टेशनों से कक्षा में स्थिर उपग्रहों तक और इसके विपरीत संकेतों को प्रेषित करने के लिए क्या है तो आवश्यक है। आगे कह रहा है जिससे टेलीविज़न प्रसारण, इंटरनेट एक्सेस एवं मोबाइल संचार जैसी सेवाओं को सुविधाजनक क्या करता है, बनाया जा सके। ठीक है, आगे कह रहा है कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम मोबाइल संचार के लिए प्रयुक्त स्थलीय स्पेक्ट्रम से भिन्न होता है। ठीक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सीमाओं के बिना संचालित होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा समन्वय और प्रबंधन की जो है आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि विदित हो कि सेटेलाइट स्पेक्ट्रम का कुशल प्रबंधन विश्वसनीय संचार, विशेष रूप से दूर दराज या कम सुविधा वाले क्षेत्रों में नेटवर्क जो है ना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखिए, कर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मतलब आईटीयू के बारे में कह रहा है ना कि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में बोल रहा है। इसके बारे में जानते हैं। कह रहा है यह सूचना एक एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। आगे कह रहा है कि संचार नेटवर्क में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1865 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय बोलेगा तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है तो स्थित है।
तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि संचार नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय को सक्षम बनाने के लिए जो है ना इसको जो है इसे वर्ष 1865 में जो है ना याद रखिएगा स्थापित किया गया था। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है और तकनीकी मानकों को निर्धारित कर नेटवर्क और प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से जो है ना आपस में जोड़ना सुनिश्चित करता है तथा दुनिया भर में वंचित समुदायों के लिए ICT तक पहुंच में सुधार करने का क्या करता है तो प्रयास करता है। आगे देखिए, आगे कर रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, SDG इंडेक्स 2023-24। SDG इंडेक्स 2023-24 के बारे में कह रहा है कि जुलाई 2024 में नीति आयोग ने SDG इंडेक्स का चौथा संस्करण जो है ना जारी किया। तो क्वेश्चन याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि SDG इंडेक्स जो है ना कौन जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस वर्ष भारत का समग्र SDG स्कोर 2020-21 में 66 अंकों से बढ़कर वर्ष 23-24 में जो है ना 71 अंक हो गया। ठीक है, और यह गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास एवं जलवायु कार्रवाई हेतु क्या है, प्रगति को दर्शाता है। आगे कर SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में कह रहा है, ये क्या है तो कह रहा है यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG पर राष्ट्रीय एवं उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने का एक प्रमुख क्या है तो नेटवर्क है। और इसका प्रथम संस्करण जो है ना वर्ष 2018 में जारी किया गया था। ठीक है, तो SDG इंडेक्स का जो है ना जो प्रथम संस्करण था वो कब जारी किया गया था तो 2018 में जो है ना जारी किया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDG को प्राप्त करने में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करती है और इसके द्वारा प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश के लिए SDG पर लक्ष्यवार स्कोर की गणना जो है ना की जाती है। आगे कह रहा है ये स्कोर 0 से 100 के बीच होते हैं जहां 100 शीर्ष प्रगति का क्या है तो संकेतक है। आगे कह रहा है SDG इंडिया इंडेक्स 23-24 के प्रमुख निष्कर्ष क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है इस इंडेक्स में सभी राज्यों के समग्र प्रदर्शन में क्या हुआ, सुधार हुआ है। और केरल उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में 79 अंकों के साथ संयुक्त रूप से क्या है शीर्ष पर है। ठीक है, और तमिलनाडु क्या 78वें स्थान एवं 78वें मतलब द्वितीय एवं गोवा बोलेगा तो 77वें मतलब तृतीय स्थान पे है। ठीक है, तो पहले स्थान पे बोले 79वें पे कौन है, केरल उत्तराखंड और तमिलनाडु बोलेगा तो 78वें द्वितीय और गोवा बोलेगा 17वें तृतीय स्थान पर है। ठीक है, आगे कह रहा है इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन के साथ बिहार जो है ना SDG में क्या है तो बिहार 57 सबसे निचले पायदान पर है और इसके बाद झारखंड 62 एवं नागालैंड 63वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली शीर्ष 5 जो है ना प्रदर्शनकर्ता मतलब जो है ना रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्ष 2018 से 23-24 के मध्य सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश समग्र स्कोर में 25 की वृद्धि के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे कह रहा है इस सूचकांक के अनुसार लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन, लक्ष्य 8 समुचित निर्माण और कार्य और आर्थिक विकास, लक्ष्य 13 जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय क्या है तो प्रगति हुई है। नेक्स्ट क्या है कि महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि केंद्रीय बजट 24-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्रिटिकल मिनरल्स मिशन CMM की घोषणा की है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि महत्वपूर्ण जो खनिज मिशन है इसके बारे में कह रहा है केंद्रीय बजट 24-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन क्रिटिकल मिनरल मिशन ठीक है CMM की घोषणा की है। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया हुआ महत्वपूर्ण खनिज मिशन के जो है ना मुख्य बिंदु क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है विदित हो कि महत्वपूर्ण खनिज वे खनिज होते हैं जो आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है आवश्यक है और इन खनिजों की उपलब्धता में कमी होने या सीमित भौगोलिक स्थानों में इसका निष्कर्षण या प्रसंस्करण केंद्रित होने से आपूर्ति श्रृंखला में क्या होती है गिरावट व व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आगे कह रहा है देश में तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एवं दुर्लभ पृथ्वी तत्वों मतलब रेड अर्थ एलिमेंट्स सहित महत्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन केंद्र सरकार द्वारा जो है ना शुरू की गई है क्या है तो पहल है। आगे का इसके निम्नलिखित उद्देश्य क्या है तो पहला क्या है घरेलू उत्पादन का विस्तार करना, दूसरा क्या है महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता देना और तीसरा क्या है परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली। उपग्रह आधारित टोल संग्रह प्रणाली क्या है तो कह रहा है हाल ही में भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो कह रहा है कि हाल ही में भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के कार्यान्वयन की घोषणा के बाद सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल प्लाजा पर प्रतिरक्षा समय की वास्तविक समय निगरानी के लिए जो है ना भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एक सॉफ्टवेयर क्या किया है तो विकसित किया है।
आगे देखिए इसका मुख्य बिंदु क्या कर रहा है कि वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग सिस्टम पर कार्य कर रहा है और इसे मौजूदा फास्टैग टोल संग्रह प्रणाली को बदलने और टोलिंग बूथों पर भीड़ भाड़ की दीर्घकालिक समाधान की क्या करेगी, संभावना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नए सॉफ्टवेयर को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। तो नए सॉफ्टवेयर को भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है और यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा क्या है, परिवर्तित एक कंपनी है। आगे कह रहा है विदित हो कि प्रारंभ में इस नई तकनीक को 100 टोल प्लाजा पर लागू किया जाएगा और जिन्हें लाइव मॉनिटरिंग के लिए NHAI द्वारा चिन्हित किया गया है। और इन टोल प्लाजा का चयन राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर यानी 1033 के माध्यम से प्राप्त भीड़भाड़ संबंधी फीडबैक के आधार पर जो है ना किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रारंभ में GNSS आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह ETC प्रणाली को हाइब्रिड मॉडल के रूप में जो है ना उपयोग किया जाएगा और इसमें फास्टैग एवं GNSS दोनों एक साथ क्या करेंगे, तो काम करेंगे। आगे कह रहा है टोल प्लाजा पर GNSS आधारित ETC का उपयोग करने वाले वाहनों को निर्बाध रूप से गुजरने के लिए एक समर्पित GNSS लेन उपलब्ध होगी और GNSS आधारित ETC के अधिक व्यापक हो जाने के बाद सभी लेन अंततः जो है ना GNSS लेन में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली के लाभ। उपग्रह आधारित जो है ना टोलिंग प्रणाली के लाभ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है यह दूरी आधारित टोलिंग सुविधा प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की गई दूरी के लिए क्या होगा, भुगतान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपग्रह आधारित टोलिंग जो प्रणाली के लाभ क्या होंगे, तो यह दूरी आधारित टोलिंग सुविधा प्रदान करेगा जहां उपयोगकर्ता केवल राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा की गई दूरी के लिए क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। और इसमें वाहनों के लिए अग्रिम रीडिंग पहचान परिवर्तन उपकरण होंगे ताकि वैध वाहनों को फ्री स्लो पास मिल सके। आगे कह रहा है कि भुगतान प्रणाली मौजूदा फास्टैग प्रणाली के समान होगी किंतु इसमें स्वचालित डेबिट शामिल होंगे और टोल प्लाजा पर बूम बैरियर की क्या होगी, आवश्यकता नहीं होगी। आगे कह रहा है कि टोल संग्रह की वर्तमान प्रणाली, टोल संग्रह की वर्तमान प्रणाली क्या है, तो कह रहा है वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मतलब RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के माध्यम से किया जाता है और इसे समानता फास्टैग के रूप में क्या होता है, तो जाना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत में फास्टैग प्रणाली वर्ष 2015 में जो है ना लॉन्च किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में जो है ना फास्टैग प्रणाली का जो शुरुआत हुआ था, लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, 2015 में किया गया था तथा फरवरी 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, 2021 से। आगे कह रहा है नगद या गैर फास्टैग भुगतान के लिए 100% जुर्माना का प्रावधान है और मार्च 2024 तक टोल प्लाजा पर 98% से अधिक उपयोगकर्ता शुल्क भुगतान फास्टैग के माध्यम से जो है ना करते हैं। कितना, तो 98%। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI स्कीम। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना क्या है, तो कह रहा है घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI को लॉन्च किया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो कह रहा उल्लेखनीय है कि PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए क्या है, तो लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मुख्य बिंदु कह रहा है कि PLI योजना की कल्पना घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोजगार सृजन के लिए जो है लिया गया है। ठीक है, रोजगार सृजन के लिए किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है इस योजना में घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर वित्तीय लाभ को क्या है, प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहा है इस योजना ने आरंभ में 3 उद्योगों को लक्षित किया है जिसमें मोबाइल संबंध घटक विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरण क्या है, तो शामिल थे। आगे कह रहा है कि बाद में इसे 14 क्षेत्रों में बढ़ा दिया गया और ये 14 क्षेत्र जो है ना मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण और ऑटोमोबाइल और इसके घटक और फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं, विशेष इस्पात, दूरसंचार नेटवर्किंग और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, घरेलू उपकरण और खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद और सौर PV मॉड्यूल, उन्नत रसायन सेल और बैटरी ड्रोन तथा इसके घटक हैं। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है उल्लेखनीय है कि वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को भी जो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना में जो है ना शामिल किया, जिससे अब इसके क्षेत्र बढ़कर जो है ना 16 हो गए। ठीक है, और विदित हो कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र होना है
और वर्ष 2070 तक जो है नेट शून्य हासिल करना है, ठीक है, भारत सरकार का। आगे नोट में दिया हुआ है, कह रहा है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन या PLI योजना एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है। यह योजना विदेशी कंपनियों को भारत में इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित करती है और हालांकि इसका उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को मौजूदा विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने या उनका विस्तार करने के लिए क्या है, प्रोत्साहित करना और अधिक रोजगार पैदा करना और दूसरे देशों से आयात पर देश की निर्भरता को कम करना भी है। और विदित हो कि जिस प्रकार की सरकार जो है ना, जिस प्रकार की सरकार की योजना थी PLI अभी तक उसके अनुरूप जो है ना कार्य कर रही है, ठीक है। आगे देखिए दिया हुआ उत्पादन लिंक प्रोत्साहन के उद्देश्य क्या है, तो कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना और घरेलू बिक्री एवं निर्यात के लिए जो है ना निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना है। आगे कह रहा है उन्नत तकनीक और प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश को आकर्षित करना और निर्यात को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास में क्या करना, योगदान देना है। आगे कह रहा है कि PLI योजना विभिन्न लाभ प्रदान करती है जिसमें आयात और क्या है निर्यात शुल्क पर रियायतें, कर छूट, सस्ती भूमि अधिग्रहण और नई परियोजनाओं को प्रबंधन करने वाले एंकर निवेशकों के लिए क्या है समर्थन शामिल है। आगे कह रहा है इस योजना के सतत विकास और श्रम प्रधान क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करती है और जिससे यह एक प्रभावी और सुलभ कार्यक्रम क्या होता है तो बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश बना कौन, तो सिंगापुर। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश कौन बना है, तो सिंगापुर बना है। तो इसके बारे में कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान वहाँ की कंपनियाँ भारत में निवेश में खासी दिलचस्पी दिखा रही है और सिंगापुर की कैपिटलैंड इन्वेस्टमेंट कंपनी CLI ने हाल ही में घोषणा की कि वो अगले 4 साल में भारत में निवेश की रकम दोगुनी करेगी और कंपनी वर्ष 2028 तक भारत में 1.1 पॉइंट जो है ना $332 मतलब 90,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है निवेश करेगी, ठीक है। आगे कह रहा है छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी कह रहा है कि छोटा सा सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला जो है ना सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और 2023-24 में सिंगापुर से भारत में 11.77 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा क्या है निवेश हुआ है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सिंगापुर आसियान देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। मतलब सिंगापुर जो है ना आसियान देशों में भारत का क्या है सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सिंगापुर भारत का ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण से प्रमुख क्या है भागीदार है। आगे कह रहा है कि भारत का वास्तव में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की तरह जो है ना सिंगापुर के साथ क्या है तो रिश्ता है और सिंगापुर 2021-24 की अवधि के लिए भारत के लिए आसियान देशों का समन्वयक था और इसने भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में क्या है बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट टॉपिक है अक्टूबर 2024 में भारत का डिजिटल लेन देन कितना है, तो इसके बारे में जानते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत का डिजिटल लेन देन के बारे में कह रहा है अक्टूबर 2024 में 23.5 ट्रिलियन रुपये के मूल्य के 16.58 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन हुए हैं। कितना, तो 16.58 बिलियन, जो अप्रैल 2016 में इस डिजिटल प्रणाली के चालू होने के बाद से सबसे अधिक क्या है तो संख्या है। अब इसका देखिए मुख्य बिंदु क्या कह रहा है, तो कह रहा है UPI का पिछला शिखर सम्मेलन 2024 में वॉल्यूम के लिहाज से 15.04 बिलियन और जुलाई 2024 में मूल्य के लिहाज से 20.64 ट्रिलियन रुपये था। और पिछले महीनों के डेटा से पता चलता है कि लेन देन में वृद्धि व्यक्ति से व्यापारी लेन देन जो है ना माल या सेवाओं के खरीद के लिए द्वारा क्या होती है संचालित है। और आगे कह रहा है कि जिससे जो है ना अक्टूबर में क्या है त्योहारी सीजन में बढ़ावा मिला है, ठीक है। आगे कह रहा है सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024 में वॉल्यूम में 10% की क्या है और वैल्यू में 64% की वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2024 की तुलना में अक्टूबर 2024 में वॉल्यूम में 10% और वैल्यू में जो है ना 14% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब NPCI द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2024 में 14.96 बिलियन UPI लेन देन हुए हैं, ठीक है। अगस्त 2024 में कितना हुआ है तो 14.96 बिलियन, जिसकी कीमत 20.61 जो है ना ट्रिलियन रुपये है। तो कितना है तो जो है ना जिसकी कीमत कितना है तो 20.61 ट्रिलियन क्या रुपया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में दैनिक UPI लेन देन की मात्रा 535 मिलियन और मूल्य बोलेगा तो 75,801 मतलब 75,801 करोड़ रुपए की जो है ना पार कर गई है। तो यहाँ पे कह रहा है
कि अक्टूबर 2024 में दैनिक यूपीआई लेन देन की मात्रा 535 मिलियन और मूल्य बोलेगा तो 75,801 करोड़ रुपए की जो है ना पार कर गई है। ठीक है, और इसकी तुलना में सितंबर 2024 में यह मात्रा 501 मिलियन और 68,800 करोड़ रुपए थी। और अक्टूबर में यूपीआई की मात्रा और मूल्य में साल दर साल मतलब ईयर ऑफ ईयर जो है ना क्या है 45% और 37% की क्या हुई वृद्धि हुई है। ठीक है, आयकर अक्टूबर 2024 में 467 मिलियन तत्काल भुगतान सेवा IMPS लेन देन हुए, जो सितंबर 2024 में 430 मिलियन से जो है ना 9% क्या है अधिक है। और मूल्य के संदर्भ में सितंबर में 5.65 ट्रिलियन रुपए की तुलना में जो है ना IMPS की लेन देन 11% बढ़कर कितना हो गया 6.29 ट्रिलियन रुपये हो गया। और आयकर अगस्त में लेन देन की मात्रा और मूल्य जो है 453 मिलियन और 5.78 मिलियन रुपये थे। और अक्टूबर के आंकड़े साल दर साल क्या आधार पर मात्रा की जो है मात्रा में क्या हुआ 5% कम और मूल्य में क्या है 17% क्या अधिक थे। ठीक है, आयकर अक्टूबर 2024 में फास्टैग ट्रांजैक्शन की संख्या कितना थी 8% से बढ़कर 345 मिलियन हो गई। तो कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में फास्टैग ट्रांजैक्शन की संख्या 8% बढ़कर जो है 345 मिलियन हो गई। और जबकि सितंबर 2024 में यह जो है ना 318 मिलियन थी। कितना था 318 मिलियन। और अक्टूबर में 6115 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए, जबकि सितंबर में यह 5620 करोड़ रुपए था। और अगस्त में फास्टैग वॉल्यूम 329 मिलियन और वैल्यू जो है ना 5611 करोड़ रुपए थी। और पिछले साल के इसी महीने की तुलना में अक्टूबर में वॉल्यूम 8% और वैल्यू बोलेगा तो 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। आयकर अक्टूबर 2024 में आधार इनवेल्ड पेमेंट सिस्टम 126 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए, जो सितंबर 2024 में 100 मिलियन से जो है ना 26% क्या है अधिक है। अगस्त में भी 100 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए। आयकर ट्रांजैक्शन का मूल्य जो है ना सितंबर में 24,143 करोड़ रुपए की तुलना में 35% से बढ़कर जो है ना 32,493 करोड़ रुपए हो गया। अगस्त में ट्रांजैक्शन का मूल्य जो है 24,676 करोड़ रुपए था। और अक्टूबर 2023 की तुलना में AEPS में वॉल्यूम में 26% की जो है ना मूल्य में 25% की वृद्धि देखी गई। तो यहाँ पे कह रहा है अक्टूबर 2023 की तुलना में AEPS में वॉल्यूम में 26% और मूल्य में जो है ना 25% की क्या की गई वृद्धि देखी गई। आगे कह रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था में तो GDP में 2026 तक बढ़कर कितना हुआ 20% हो जाएगा योगदान। तो कह रहा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में कह रहा है कि GDP में 2026 तक बढ़कर 20% हो जाएगा क्या योगदान। तो देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और 2026 तक GDP में इसका योगदान बढ़कर 20% हो जाएगा, जो अभी क्या है 10% है। RBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 से लेकर 23-24 की यानी पिछले 7 साल में डिजिटल भुगतान की संख्या के आधार पर सालाना 50% जो है ना की वृद्धि दर्ज की गई है। और मूल्य के लिहाज से यह हर साल जो है ना 10% की रफ्तार से क्या है तो बढ़ रहा है। और इस अवधि में 2428 लाख करोड़ रुपए के 164 अरब डिजिटल लेन देन क्या हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अक्टूबर 2024 में भारत का GST संग्रह क्या है। अक्टूबर 2024 में भारत का GST संग्रह क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि भारत के कर खजाने में लगातार वृद्धि हो रही है और अक्टूबर 2024 के लिए सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और यह साल दर साल लगभग 90% की वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, जो इसे अब तक के दूसरे सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में अपनी स्थिति को क्या करता है मजबूत करता है। आगे कह रहा है GST संग्रह का वितरण इस प्रकार है, केंद्रीय GST 23,821 करोड़ रुपये और राज्य GST 41,864 करोड़ रुपये और एकीकृत IGST बोलेगा 99,111 करोड़ रुपये और उपकर बोलेगा तो कितना है 12,550 करोड़ रुपये रहा है। आगे कह रहा है अक्टूबर 2024 के संग्रह को पार करने वाला एकमात्र महीना बोलेगा तो कौन था, अप्रैल 2024 था। तो अक्टूबर 2024 के संग्रह को पार करने वाला एकमात्र महीना कौन था, तो अप्रैल 2024 था, जिसमें GST राशि में रिकॉर्ड तोड़ 2.10 लाख करोड़ रुपए का संग्रह हुआ था। उच्च GST संग्रह का यह निरंतर रुझान भारत की अर्थव्यवस्था के लचीलापन और सरकार के कर सुधारों की प्रभावशीलता को क्या करता है रेखांकित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट पेज नंबर देखिए 60 है, तो लास्ट पेज नंबर है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है अप्रैल 2024 के लिए GST राजस्व संग्रह। तो कह रहा है अप्रैल 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 2.10 लाख करोड़ के रिकॉर्ड के उच्च स्तर पहुंच गया है। और घरेलू लेन देन 23.4% की वृद्धि और आयात में बोले 8.3% की वृद्धि में मजबूत वृद्धि दर को संचालित करता है। वर्ष दर वर्ष 12.4% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। और रिफंड के लिए लेखांकन के बाद अप्रैल 2024 के लिए शुद्ध GST राशि जो है 1.92 लाख करोड़ रुपया है।
पिछले वर्ष की पिछले वर्ष की इस वर्ष अवधि पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 15.5% की प्रभावशाली क्या है, वृद्धि वृद्धि दर दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण। अप्रैल 2024 के संग्रह का विवरण के बारे में कह रहा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर मतलब CAST कह रहा है कि 43,846 करोड़ रुपया मतलब केंद्रीय वस्तु सेवा कर में था। ठीक है, और राज्य माल एवं सेवा कर में क्या था, SGST कितना था, 53,538 करोड़ रुपया। और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर में बोलेगा कितना, IGST में कितना, 99,623 करोड़ रुपया, जिसमें आयातित वस्तुओं एकत्रित जो है ना 37,826 करोड़ जो है ना क्या है तो शामिल है। और उपकर का बात करें तो 13,260 करोड़, उपकर में कितना है 13,260 करोड़, जिसमें आयातित वस्तुओं पर जो है ना एकत्रित 1,000 कितना 8 करोड़ रुपये क्या है तो शामिल है। आगे देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट के द्वारा जो है समझाया गया है। देखिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2024 के दौरान GST राजस्व की राज्यवार वृद्धि जो है ना आंकड़े करोड़ों में है। यहाँ पे क्या है, राज्य संघराज्य क्षेत्र दिया हुआ है अप्रैल 23 में, अप्रैल 24 में, और क्या है प्रतिशत में दिया हुआ है। देखते हैं जम्मू कश्मीर का बात करें क्या हो जाएगा। अब अप्रैल 23 में क्या हो, 23 में कितना था 803, 24 में कितना 700 जो है ना 89 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे कितना है -2% मतलब वृद्धि हुआ है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बात करें तो यहाँ पे 957, और यहाँ पे कितना अप्रैल 2024 में 1015, और कितना परसेंट 6% विकास हुआ है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में बोलेगा तो 316 और अप्रैल में, और अप्रैल 24 में बोलेगा तो 2796, और विकास बोलेगा कितना 21% वृद्धि हुआ है। चंडीगढ़ का बात करें कितना है 255, यहाँ 313 है अप्रैल 2024 में, और विकास बोले कितना है 23% की वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड का बात करें कितना है अप्रैल 23 में तो 2148, 24 में बोलेगा तो 2239, और विकास बोलेगा तो 4%। हरियाणा का बात करें तो कितना हो जाएगा, हरियाणा का जो है 10,035, और 24 में बात करें 12,168, और विकास बोलेगा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है 21% वृद्धि हुआ। ठीक है, आगे करें दिल्ली। दिल्ली में कितना 6320 करोड़, और यहाँ पे अप्रैल 24 में कितना 1772, और विकास बोलेगा 23%। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कितना 4785, और 24 में कितना है 5558, और विकास कितना हुआ है 16% वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कितना है 10,320, और 24 में कितना 12,290, और प्रतिशत बोलेगा तो 19%। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में बात करें कितना 1625, और 24 में कितना 1992, और वृद्धि बोलेगा 23%। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम की बात करें कितना 426, और 24 में कितना 403, और इसमें कितना परसेंट वृद्धि वृद्धि माइनस में है। ठीक है, -5% जो है ना मतलब माइनस में है, वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक है, माइनस में है। आगे करें अरुणाचल प्रदेश। इसमें कितना है 238, और इसमें 24 में कितना है 200, और वृद्धि बोलेगा इसमें देखिए -16% है। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की बात करें जिसमें कितना 88, 24 में कितना 86, इसमें क्या इसमें भी क्या है कमी हुआ है -3%। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर का बात करें इसमें 91, 23 में, 24 में बोलेगा 104, इसमें क्या है वृद्धि हुआ है कितना कितना हुआ है तो 15% हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो 71 है 23 में, फिर 24 में कितना 108 करोड़, और वृद्धि बोलेगा तो कितना हुआ है तो 52%। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा का बात करें कितना 133, और इसमें 24 में कितना 161, और वृद्धि का बात करें कितना 20%। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय की बात करें कितना है तो 239 करोड़, और 24 में कितना 234, और वृद्धि बोलेगा तो कितना है -2% की जो है ना कमी हुआ है, वृद्धि नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है असम। असम का बात करें कितना है 1513, और 24 में कितना 1895, और वृद्धि कितना हुआ 25% का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें कितना है 6447, और वृद्धि कितना हुआ 24 में 7293, और परसेंट में बोलेगा कितना 13%। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड का बात करें कितना है तो 3701, और इसमें वृद्धि कितना 24 में 3829, टोटल वृद्धि कितना परसेंट में 3%। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा का बात करें कितना है 5033, और इसमें वृद्धि कितना 5902, और कितना परसेंट में है 17%। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। कितना है 23 में तो 3508, 24 में कितना है 4001, और वृद्धि कितना हुआ 14%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना है 4266, 24 में कितना हुआ 4728, और वृद्धि कितना 11%। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में 23 में कितना था 11,721, और वृद्धि कितना हुआ 24 में 13,301, और परसेंट में बोलेगा 13%। नेक्स्ट है दादरा नगर हवेली और दमन दीव। लास्ट है, इसमें कितना है 23 में तो 399 करोड़, और 24 में कितना हुआ 447 करोड़, और वृद्धि कितना हुआ तो 12% की वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो ये रहा करंट अफेयर्स होमवर्क। पेज नंबर जो है ना कितना है था 56 से 60 था, कितना 56 से 60 तक था, ये सारा कंप्लीट करवा दिए। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और बाकी करंट अफेयर्स PDF के लिए आप सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा।
राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और बाकी जिनको जो है ना बिहार दरोगा होमवर्क से जो चलाया जा रहा है घटनाचर का और प्रैक्टिस सेट जो बैच है, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही ग्रुप है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और बाकी जो भी सर के द्वारा होमवर्क दिया जाता है और बाकी जो घटनाचर का होमवर्क जो चल रहा है राहुल स्टडी ग्रुप की तरफ से आपको प्रॉपर्ली तरीके से जो इस ग्रुप में करवाया जा रहा है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और बाकी रूटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट जिनको लगाना है तो इस ग्रुप में ज्वाइन होकर के जो है ना आप लगा सकते हैं। और आपको जानकारी चाहिए तो सारा जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें 15,000 प्लस लोग हैं, उसको वहाँ पे देखिएगा तो सारा डिटेल दिया हुआ है। वहाँ पर आईडी भी है, वो आईडी पे मैसेज करके जो है ना पेमेंट करके आप वहाँ पे जो है ना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। इसका फ़ी कितना 149 है। और ये जो बैच होगा ना बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक चलेगा, जिसमें जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा मार्केट में आपको इस ग्रुप में करवाया जाएगा। और बाकी जो भी बुक आपको दिख रहा है ना सारे बुक को अच्छे से तरीके से जो है ना कंप्लीट करवाया जाएगा। और बाकी जो भी सर के द्वारा होमवर्क दिया रहा है वो जैसे जो सर होमवर्क दे रहे हैं वो सारा जो है ना क्वेश्चन बैंक में का भी जो है होमवर्क ग्रुप में डाल दिया जा रहा है PDF। तो आप जो है ना ज्वाइन करके आप इस ग्रुप का जो है ना लाभ उठा सकते हैं। बाकी जिनका जो जहाँ से हो रहा है बाकी इस ग्रुप में जुड़िएगा तो आपको जो है ना पहले सारा प्रोवाइड जो है ना PDF करवा दिया जाता है, ठीक है। तो जुड़ने के लिए जो है ना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके जो है ना इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए ना कॉल कर लीजिए, तो फिर मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज भी पूछ सकते हैं। बाकी सारा डिटेल तो दे ही दिए हैं। ये जो बुक आपको दिख रहा है सारा बुक आपको ग्रुप में करवाया जाएगा। और बाकी जो सर के द्वारा जो टेस्ट होता है या तो जो होमवर्क दिया जाता है वो आपको सारा इस ग्रुप में PDF आपको पहले मिल जाएगा। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक एक ग्रुप चलने वाला है। आराम से जो है ना घटनाचर को बुक पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, NCERT सार संग्रह पढ़िए, बाकी करेंट अफेयर्स पढ़िए। जो पढ़ना आराम इस ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप सारा जो है ना कम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग जो है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्लास को जो है हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। जिनको भी जो है ना करेंट अफेयर्स क्लास चाहिए सभी लोग को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।